सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पर मैं हूँ आरजे रॉकी। यस आई एम ना आरजे, पर मैं एक्टर भी हूँ, मैं सिंगर भी हूँ, मैं राइटर भी हूँ। लेकिन इन सब चीजों से बड़ी चीज ये है कि मैं एक्टर बनना चाहता था और मैं एक्टर हूँ और काम भी कर रहा हूँ। और मैंने जिस फिल्म में काम किया है, मैं आज यहाँ पर इंटरव्यू ले रहा हूँ या हम साथ बैठ के गप मार रहे हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन फिलहाल बात हो रही है यहाँ पर फिल्म उबर मैन की, जिसके अंदर लीड में है हमारे देव भाई, देव चौहान का स्वागत। साथ में प्रोड्यूसर साहब बैठे हैं जिनके बिना फिल्म बनी नहीं पाती, पैसे इन्होंने लगाए सारे, मिस्टर आकाश। और आकाश के साथ फिल्म में म्यूजिक करने वाले, रैप करने वाले गैरी भाई। बहुत बहुत स्वागत आपका तीनों का। थैंक यू। और हमारे साथ फिल्म के एक और बेजोड़ बेहतरीन एक्टर आरजे रॉकी। या मैं भी फिल्म के अंदर हूँ, मैंने भी एक कहानी में जो है काम किया है, एक्टिंग किया है। एक्टर तो शुरू से ही बनना चाहता था, तो आरजे बन गया मैं। तो देव भाई, आकाश एंड गैरी, उबरमैन के बारे में बात करेंगे आज हम यहाँ पर। उबरमैन ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है, अपने एमएक्स प्लेयर पर रिलीज हो चुकी है, काफी अच्छे व्यूज आ रहे हैं। क्या कह के आपको मनाया गया कि देव भाई आपने ये फिल्म करनी? क्योंकि देव भाई ऑलरेडी इतनी बड़ी बड़ी फिल्में कर चुके हैं, विक्रम वेदा फिल्म कर चुके हैं, उसके अलावा 12वीं फिल्में आपको नजर आ चुके हैं, उसके अलावा और बहुत सारा काम किया है। मैं तो इनको कई सालों से जानता हूँ, लगभग 20 साल हो गए मेरे को देव भाई को जानते हुए। थिएटर किया करते थे साथ में, मंडी हाउस में मुलाकातें हुआ करती थी। वो जो सफर है, वो वहां से यहाँ उबरमैन तक पहुंचने का, पहले उसके बारे में। रॉकी भाई, मैंने 1988 में थिएटर शुरू करा था और मैं थिएटर का टीवी नहीं जानता था। तो किसी ने मुझे बाल भवन दिखा दिया था, तो बाल भवन से मेरा थिएटर का सफर शुरू हुआ। और वो सफर शुरू ऐसा हुआ कि वो सफर मैंने ही चलाया, पेट्रोल था ही नहीं गाड़ी में। अच्छा। हमेशा उसे धक्के लगा के चलाना पड़ा क्योंकि कोई गाइड करने वाला था नहीं। तो वहां से फिर सन 2000 से मैंने कैमरे पे काम करना शुरू करा। वाह। और अगर उसमें बहुत शॉर्ट में बताऊं तो 2013 से मेरी जर्नी थोड़ी ऐसी हुई है जहां से मैं वो सपने के पास पहुंच पाया जिसको देखने के लिए मैं पैदा हुआ, या मैं जिस बनाने के लिए अपने आप को लगा पड़ा रहा। तो क्या था वो 2013 का आपका प्रोजेक्ट जिससे आपको लगा कि हाँ, अब मैं किसी एक दिशा में आ चुका हूँ? नहीं, वो बड़ा हो गया था। मैं 12 साल का था 88 में जब थिएटर शुरू कर रहा था। तब तो बस थिएटर से प्यार था, एक्टिंग अच्छी लगती थी तो मैं कर रहा था। बट वो करते 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 मुझे ये समझ में आया, जब साथ साथ बड़े भी हो रहे थे ना, तो बाद में ये समझ आया कि भाई साहब बड़े होके कुछ रोजी रोटी कमाने के लिए भी करना पड़ता है। पिताजी इंजीनियर थे तो वो चाहते थे कि मैं फैक्ट्री संभालूं, मेरे को कुछ समझ में आता नहीं था। तो वहां से समझ आया कि यार आपको रोटी के लिए भी कुछ करना है, तो मुझे तो कुछ और इसके अलावा आता नहीं। तब समझ में आया कि नहीं, एक्टिंग को ही आप नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे। जब आप कैमरे पे काम करेंगे तब आपको कुछ अर्निंग भी होगी। तो वहां से फिर कैमरे के लिए काम करने की जिज्ञासा भी हुई और ढूंढने की प्रयास शुरू हुआ। ओके, वेरी नाइस टू नो। बहुत ही खूबसूरत तरीके से बताया देव भाई ने, अपनी जर्नी को संक्षेप में बता दिया। आप बात करते हैं अपना आकाश भाई, जो फिल्म के प्रोड्यूसर हैं जी। ये क्या घर में थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा पड़ा था कि चलो फिल्म बना लेते हैं, या फिर आपका पैशन है कि हाँ यार मेरे को फिल्में बनानी है, मेरे को इस दिशा में ही जाना है? कब ये डिसाइड हुआ, कैसे डिसाइड हुआ? 2017 में मैंने थिएटर किया था। अच्छा। वर्कशॉप थी 3 महीने की, और उससे मैं ये तो जान गया कि मुझे एक्टिंग नहीं करनी है। समझ पाना बहुत मुश्किल काम है। 2017 के अंदर में थिएटर किया, वर्कशॉप में ये पता लग गया कि मेरे को एक्टिंग तो नहीं करनी है। ये जानना बहुत बड़ी बात है भाई। सबसे बड़ी बात ये कि ज्यादातर लोग गलतफहमी में शिकार हैं। यप। तो आपकी गलतफहमी 3 महीने में दूर हो गई, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। तो लेकिन मेरे साथ जो टीम थी उसमें बहुत सारे कलाकार ऐसे थे जो मुझे लगता था कि हाँ इन्हें आगे जाना चाहिए, पर वो नहीं जा पा रहे थे। क्यों? एक स्टेज नहीं मिल पा रहा था, एक ऑडियंस नहीं मिल पा रही थी उनको। साथ में 2020 में जब कोविड आया तो यूट्यूब बहुत बूस्ट करने लगा। तो तब मुझे और मेरे पिताजी को एक ख्याल आया कि हम जो आर्टिस्ट लोग हैं उनके लिए कुछ करना चाहते हैं और कुछ कर सकते हैं। तो हमने सोचा कि यूट्यूब पे जैसे हमारी सेविंग होती है 1 लाख रुपए, तो 50,000 रुपए हम इस तरह एक हमने सोचा था आयरिस मंच बनाएंगे। उसमें हम एक शॉर्ट फिल्म हर महीना डाले करेंगे। जो नए नए आर्टिस्ट हैं जिनको जगह नहीं मिल रही है, जिनको मंच नहीं मिल रहा, उनको मंच देंगे। तो इस तरीके से प्लान से हम चले। बट धीरे धीरे जैसे हमने देव चाचू से डिस्कस किया कि हम ऐसा सोच रहे हैं, उन्होंने कहा कि यार मत आओ, रहने दो। बहुत मना किया इन्होंने। फिर डैडी से पर्सनली मना किया कि यार भाई मत कर, रहने दे, मैं इसी लाइन में, मुझे पता है। और नहीं यार, एक्सपेरिमेंट करना है, देखी जाएगी जो होगा।
कि भाई जब देखना ही है तो फिर तो चलो। तो हमारी मुलाकात हुई आशीष भाई से, उन्होंने हमें सुनाई उबरमैन की कहानी। इन्होंने कहा कि बात कर लो, देव चाचू ने कहा कि बात कर लो, देखते क्या होगा। मैं एक्चुअली विक्रम वेदा के शूट पे था बॉम्बे, तो पीछे मीटिंग की बात चल रही थी, तो सुशील भाई बोले कि यार तुम आ जाओ वहां से बॉम्बे से, फिर करते हैं मीटिंग। इधर आशीष बोला कि दे भाई आपके आने से पहले एक मीटिंग कर लेते हैं, ताकि आप जब तक आओ कुछ तो निकल के आए या इसमें का। तो मैंने सुशील भाई से कहा यार कर लो यार एक मीटिंग। तो वहां से फिर मेरे पीछे इन लोगों ने एक मीटिंग करी, और फिर सीधा सूचना मिली कि 15 दिन बाद हम शूट कर रहे हैं। और ये दिन मुझे भी याद है, बिकॉज उसके कुछ ही दिन बाद शायद ये मुलाकातें चली रही होंगी। देव भाई का मेरे को फोन आता है और वो कहते हैं कि यार ऐसे ऐसे सुशील भाई हैं हमारे और आकाश हैं, वो अपना फिल्म का प्लान कर रहे हैं, तुम जाकर मिलाओ। देव भाई ने मेरे को फोन किया कि जाकर मुलाकात कर लो। तो फिर मैंने फोन किया और फिर मैं मिलने गया और मेरी भी कास्टिंग हो गई। वो तो होनी थी। नियति पहले से ही लिखी हुई होती है। नियति पहले से ही। ग्रेट। ये उबरमैन अभी MX प्लेयर पर स्ट्रीम हो रही है, बहुत प्यार मिल रहा है, ऑडियंस बहुत प्यार दे रही है फिल्म को, एंड इसके लिए थैंक यू सो वेरी मच है। बात करते हैं फिल्म के म्यूजिक के बारे में, जो बात करने के लिए गैरी हमारे साथ हैं इस वक्त। गैरी में रैप किया आपने फिल्म के अंदर? हाँ जी भाई। कुछ म्यूजिकल जर्नी बताओ अपनी थोड़ी सी। आई थिंक 2011 में मैं पहली बार ही सुनिया सीगा ओए लक्की लक्की ओए दा गाना। ओए लक्की लक्की ओए। हाँ जी। 2008 में रिलीज हुई थी फिल्म। हाँ, मैं 2011 ਚ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਚੀਜ਼, ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਲੱਭ ਕੇ ਲਾਣੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। अच्छा। देन आज उबरमैन की गल करिए तो मैं उबरमैन में तो था ही नहीं। तो सुशील जी और देव भाई आए थे स्टूडियो। तो देव भाई से मेरी पहले मुलाकात हो चुकी थी स्टूडियो में ही। देव भाई को पता था कि मैं रैप करता हूँ और देव भाई की ही डिमांड पे उबरमैन में मेरा रैप रखा। अच्छा। गैरी ने लिखा है, तो मैंने कहा यार इतने कमाल के शब्द लिखे, मतलब महाभारत से जोड़ दिया आपने एकदम। तो एक कैब ड्राइवर को आपने, वैसे तो सारथी है ही, लेकिन उन शब्दों के साथ उसको पिरो के बोलना कमाल था। अच्छा, मजे वाली बात है ये उबरमैन ही है फिल्म के अंदर में भी। ऐसा होता नहीं कि ड्राइवर सुनील या ड्राइवर सुरेश, ऐसा कोई नाम है ही नहीं, हमें ज़हन में नहीं आया हमारे कभी। हाँ, ये भी बात सच बात है, मेरा कोई नाम ही नहीं है, कैरेक्टर का नाम ही नहीं है, कैरेक्टर का नाम ही उबरमैन है। अच्छा, वैसे भी हम जब कैब करते भी हैं तो हमारे लिए वो उबरमैन ही होता है। उबरमैन ही होता है, या फिर भैया 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 चलो और टीवी देना भैया, तो जिंदगी वही चल पड़ती है। कैब का जो आपने कैरेक्टर किया, क्या ऑब्जर्वेशन क्या रही कि मेरे को ये कैरेक्टर करना है? आपने अपने आप को कैब ड्राइवर की जगह पे रखा या फिर आपने कुछ ऑब्जर्वेशन की चारों तरफ? एक एक्टर की जिंदगी में एक चीज बहुत प्यारी होती है, वैसे बहुत सारी है पर जैसे ऐसे बात आएंगी कि वो अपनी जिंदगी में एक्टिंग से अलग जो जीवन जीता है समाज के अंदर, वो सब उसकी एक्टिंग में काम आता है। ट्रू। अगर उसे वो समझ के करता है, क्योंकि एक्टर अपने पास्ट में जाके उसे के लाने में बड़ा माहिर होता है। तो वो ऑब्जर्वेशन यही होती है। तो मैं आपके मंच के माध्यम से बता रहा हूँ कि मैंने कैब खुद चलाई है। मैं टैक्सी चलाता था 2000 से 97 से 2000 तक। तो वो जब ये कैब ड्राइवर की बात आई, तो एक्चुअली मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा इसमें, ये बात कहाँ से आई। तो हमने मैं हरिद्वार शिफ्ट हो गया था लॉकडाउन के दौरान। तो साहिल सेठी जो इस फिल्म में हमारे साथ बहुत अच्छे एक्टर हैं, साथ में जो राइटर बने, तो उसने, वो मेरे छोटे भाई जैसा है, तो वो अपने ऑडिशन या कोई भी काम मुझे भेजा करता था कि दादा आप देखो। तो मैं हरिद्वार था, उसने मुझे एक लिंक भेजा, मैं वहाँ खाली बैठा रहता था, तो मैंने ऐसे देखना शुरू करा और मैं देखता चला गया। शायद 3 एपिसोड थे और देखा तो बड़ा कमाल का था। वो लिफ्ट करके, हाँ, वो यूट्यूब पे उन्होंने कुछ बनाया था आशीष ने। तो मैं आशीष को जानता नहीं था, तो साहिल को मैंने फोन करा, मैंने कहा बहुत तारीफ करी, मैंने कहा यार तूने कमाल किया है, सबसे बड़ी बात है कि तूने बहुत डिफरेंट काम किया अपने जॉनर से अलग, और बहुत सभी कास्टिंग बड़ी प्यारी है और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था। एक लिफ्ट के पास आपने जो है इतना लंबा काम खींच दिया और आप बिल्कुल भी उसमें बोर नहीं होने दिया, ये बड़ा कमाल था। तो उसने कहा कि दे भाई, मैं डायरेक्टर आशीष कौशिक है इसका, मैं उसको नंबर दे रहा हूँ आपको, प्लीज़ आप उसका फ़ोन उठा के बात कर लेना। मैंने कहा हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं। फिर दे भाई वो आपको जानता है और वो बड़ा खुश हो गया कि आपने इतनी तारीफ करी। मैं ठीक है बोल दो। तो उसका फ़ोन आया, तो आप भरोसा नहीं करोगे, 2 घंटे बात हुई हमारी, पहली जो कॉल थी हमारी। अच्छा, 2 घंटे। उस 2 घंटे के दौरान आशीष ने मुझे उबरमैन सुना दी थी कि दे भाई आपका प्यार इतना मिल रहा है मुझे,
तो इतना और मुझे भरोसा दो कि जब भी मैं इस फिल्म को बनाऊं तो आप मेरे लिए तैयार रहें। उसे मेरे अंदर ड्राइवर पहले दिख गया था शायद। यानी कि फिल्म का जो राइटर डायरेक्टर था उसके जहन में आप आ चुके थे पहले कि ये कैरेक्टर देव भाई करेंगे। लेकिन जब बात चली सुशील से, बात चलते चलते फिल्म की, तब मैंने जरूर ये अपना, वो मुझे रिकॉल भी नहीं करना पड़ा, क्योंकि वो आप जो जीते हैं वो, जैसे आप बचपन में आपने साइकिल सीखी है, हाँ, और आपने 25 साल से साइकिल नहीं चलाई हो, हाँ, तब भी आप गिरोगे नहीं, साइकिल चलाई लो 100%। तो वो जो 4 साल मैंने ड्राइविंग में बिताए थे, वो जो उस दौरान का जो एक्सपीरियंस था पैसेंजर्स के साथ, सवारियों के साथ, अच्छा खट्टा मीठा, रोड पे जो परेशानियां थी, जो ऑब्जर्वेशन होती है उनको देखने की शीशे से, वो सब, वो ऐसा लगा सीट पे बैठते ही वापस आ गया। तो बस ऐसे उबरमैन बन गया। मजे वाली बात मैं आपको बताता हूँ, फिल्म का शूट जब चल रहा होता था तो हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं वो कैमरा पर्सन के साथ कह लो या बिना कैमरा पर्सन के साथ कह लो, गाड़ी की डिग्गी में होते थे। उनके लिए वही जगह होती थी भाई। एक्टर हैं, कैमरा पर्सन, मतलब वो मॉनिटर भी देख रहे हैं वहां पर, इधर हम एक्टिंग भी कर रहे हैं। डिफिकल्टी क्या लगी आपको इस फिल्म को शूट करते हुए? मतलब मैं ये कहूँ कि मैंने ये किया है साहब, बहुत डिफिकल्ट था, तो मैं अपने मुंह से नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ जो समझ पाएगा उसके लिए जरूर मैं कहूंगा कि एक सीट पे बैठ के रहना, आपके पास ना बॉडी लैंग्वेज है, आप खड़े होते हैं तो आप अपने पूरी बॉडी के साथ एक्ट करते हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, बोल रहे हैं, हाथ भी नहीं खुल रहे, आपका स्टीयरिंग पे हाथ है, तो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप बहुत बारीक एक्सप्रेशन के साथ अपने चीज को एक्सप्रेस कर पाए कि आप कहना क्या चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं। तो वो बड़ा मुश्किल काम था जो मालिक की नजर से बहुत आसानी से हो गया, बट वो आसान था नहीं, क्योंकि एक सीट है, पूरी फिल्म के अंदर आप उसी सीट पे हैं और सारे भाव आपको उसी सीट से देने लेने। क्या बात है। तो आप खड़े भी नहीं हो सकते, वहीं बैठे बैठे प्रोड्यूसर साहब आप बताओ, आपके अनुसार क्या मुश्किल था फिल्म के लिए? तो हमारे लिए तो कुछ भी नहीं था, क्योंकि हमारे लिए तो बिल्कुल न्यू एक्सपीरियंस था, हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट था, तो हमारे तो एक तरीके से लेसन था कि हम क्लास में बैठ गए जाके और हमें सिखाया जा रहा है कि हाँ भाई पिक्चर कैसे बनती है। वैसे मुझे लग रहा है ये मन की बात ये होनी चाहिए थी कि मुश्किल कुछ नहीं था, मुश्किल तो सब कुछ था। अच्छा, एक ना हमें फीडबैक मिला और वो सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। बंदा उसने मूवी देखी, मेरे पास फोन आया, कहता यार ड्राइवर से बहुत बड़ी एक्टिंग करा ली तुमने। वाह क्या बात है। मतलब अब मेरे को समझ में नहीं आया उसका रिप्लाई क्या करूं। यार ये अच्छाई थी, ये बुराई थी, ये क्या था कि तुमने ड्राइवर से बहुत अच्छी एक्टिंग करा ली। फिर मैंने उसे बताया कि ऐसे ऐसे कोई ड्राइवर नहीं है, प्रॉपर एक्टर है भाई, पूरी पिक्चर में हर कोई एक्ट कर रहा है अपना अपना पार्ट, और सबने बहुत उम्दा कलाकारी दिखाई है। और मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट जो भी हम प्रोजेक्ट करें वो भी कुछ ऐसा ही रहे कि जितने अच्छे कलाकार हैं उनके साथ हम काम करें और हमें और ज्यादा सीखने को मिले। मजे की बात ये है कि इस फिल्म में, जैसे कि ठीक है यार बोलते हो क्योंकि थ्रू आउट मैं हूं तो लीड कह देते हो, बट मेरा अपना मानना है कि इस फिल्म के अंदर लीड कोई है ही नहीं, और सब लीड है, क्योंकि हर स्टोरी का अपना लीड है। जैसे हम नॉर्मल फिल्म में भी देखते हैं ना, तो फिल्म में कई सीन होते हैं और हर सीन किसी एक एक्टर का होता है, वो जरूरी नहीं है वो हीरो का ही होता है। तो हर सीन में ये होता है, ये बाप का सीन था, ये माँ का सीन था, ये हीरोइन का सीन था, ये विलन का सीन था, चाहे भले ही वहां पे हीरो भी मौजूद है, लेकिन सीन होता है वो उसका सीन। तो इस तरीके से इस फिल्म के अंदर बड़ी कमाल की बात यह है कि हर कहानी का अपना लीड है, वो लड़की भी लीड है, वो लड़का भी लीड है। मैं तो सिर्फ एक दर्शक बना हुआ हूँ, बस इसलिए लीड कह सकते हो कि क्योंकि हर स्टोरी में मैं हूँ, तो मैं प्रत्यक्ष में हर जगह हूँ, तो हर स्टोरी वाला हर जगह नहीं है, इसलिए से वो आप लोग शायद अपने आप को लीड नहीं बोल रहे भैया, लेकिन रॉकी तुम अपनी जगह लीड हो मेरे भाई। और हर कैरेक्टर इस फिल्म के अंदर इतनी ब्यूटीफुल लिखी गई फिल्म है ये, बहुत खूबसूरत, कि वो जो कहानी है, एक एक कहानी अपने आप में एक फिल्म है, एक एक कहानी अपने आप में फिल्म है। इस फिल्म के अंदर टोटल 6 कहानियां हैं और 5 कहानियां पूरी हैं, 6 हमने छठी एक साहिल की भी तो कहानी है ना जो चल रही है। 5 कहानी और एक इन दोनों की भी तो एक कहानी चल रही है ना, राइटर की भी एक कहानी चल रही है, जो सबसे पहले जिसने टैक्सी ली वो भी एक कहानी है, तो कहानियां हैं। तो उसके अंदर देव भाई का एक बहुत खूबसूरत डायलॉग है, वो मुझे बहुत पसंद है, मैं चाहता हूँ देव भाई सुनाए। कुछ इस तरह से मैंने अपनी जिंदगी को आसान कर दिया, किसी से माफी मांग ली, किसी को माफ कर दिया। मैं हकीकत बताऊं,
अगर आप इस फिल्म से कुछ सीख सकते हो ना तो ये सीखने लायक कमाल चीज की है। बात है। ये जिंदगी जीने का तरीका है, क्योंकि हर लड़ाई के बाद एक ही सॉल्यूशन है, या तो माफी मांग लो या माफ कर दो। इन्होंने अपनी जिंदगी की लड़ाई खत्म कर दी भाई साहब, कि कुछ इस तरह से मैंने अपनी जिंदगी को आसान कर दिया। किसी से माफी मांग ली, किसी को माफ कर दी। इसी से ही हमने रैप कनेक्ट किया था फिर। हाँ, आंदो रैप भी आंदो। माफ कर माफ कर दिया, चाहे बदतमीजी चाहे कोई भी शरारत है, मेरे अंतर्द्वंद में मन भीषण बना करी मैंने शंखनाद, इस युग की महाभारत है। सत्य असत्य कलेश कलंक युद्ध नीति किसकी प्रचंड, धर्म राज कोई समझ न पाए, राजपात संग नाम कमाए, भूल जा अब तू सारे रुख, हाँ कलयुग की ये कहानी है, कौन है किसका शत्रु यहाँ ये नीति समझ नहीं आनी है। क्या बात क्या बात है, क्या बात है। गुरजीत सिंह गैलरी इनका नाम है। अच्छा, जैसे कि देव भाई ने बता दिया कि सब अपनी अपनी कहानी में लीड है, तो मेरी कहानी में मैं लीड हूँ। तो बनाई हमने फिल्म थी, लेकिन ये एज अ वेब सीरीज जो है MX प्लेयर पर आई है। Correct. टोटल 4 एपिसोड हैं। आप पूरी फिल्म को देखिएगा, लेकिन मेरा सीन देखने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। 4th एपिसोड में तो मैं रॉकी से एक सवाल करना चाहता हूँ। हाँ। हमारे से सवाल रॉकी ने बहुत कर लिए हैं। रॉकी, तुमने जब ये फिल्म, तुम्हें जब पता चला कि तुम कर रहे हो इसके अंदर काम, तो जैसे तुमने अभी बोला है कि तुम्हें फिल्म एक्टिंग करनी थी और तुमने करी, तो ये क्या तुम्हारा पहला एक्सपीरियंस था? फिल्म तो मैंने एक मेरठिया गैंगस्टर फिल्म आई थी 2015 में, उसमें भी मैंने काम किया था, लेकिन उसमें रोल मेरा उतना ही था जितना मिशन इम्पॉसिबल में अनिल कपूर का था। तो मैं उसको अपनी फिल्म नहीं मानता हूँ, क्योंकि उसमें 1-2 सीन ही थे कुल मिलाकर। मेरी फिल्म के मायने से अगर आप डेब्यूटेंट बोलोगे तो ये एज एन एक्टर फिल्म मेरी पहली है, वेब सीरीज कह लो ये पहली है जिसमें मेरा इतना फुल फ्लेजेड रोल है कि आप पूरी एक कहानी को आप लेकर चल रहे हो। करेक्ट। तो तुम्हारा कैसा एक्सपीरियंस रहा? क्योंकि मैं इसलिए भी पूछ रहा हूँ कि जब जहन में फिल्में आती हैं तो हम देखते हैं बड़े बड़े बैनर। बड़े बैनर का मतलब होता है बड़ा सेटअप। तो यहाँ बड़ा छोटा सेटअप था, बहुत छोटा। तो वो फील मिल पा रहा था कि मैं फिल्म कर रहा हूँ। देखो, सबसे बड़ी बात पता क्या होती है देव भाई, जब आप अपने लोगों के साथ काम कर रहे होते हो ना, आपको ये फील होने ही नहीं देंगे कि आप बड़ा काम कर रहे हो। वाह 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 वाह। बहुत आप बड़े से बड़ी, अगर फॉर एग्जांपल आई टेल यू, अगर आप फ्रेंड्स हो करण जौहर के साथ, इन सब लोगों आप फ्रेंड्स में बैठे हो ना, आप बड़ा काम ये फील नहीं देंगे आपको कि आप बड़ा काम कर रहे हो। हाँ ठीक है, नॉर्मली काम कर रहे हो। तो हम जब ये फिल्म भी कर रहे थे, सब घर वाले थे, आप थे, मैं, आकाश, सबकी जान पहचान आपस में, आशीष भाई, साहिल, ऐसे लग रहा था हम सब फ्रेंड्स बैठे हैं, चलो आओ भाई कुछ बनाते हैं। बड़ा मजा आता था ना जब तुम और वो तुम्हारी पार्टनर जो थी स्वाति और तुम जब आ जाते थे। भाई सेट था ना वो, तो हमारा गाड़ी सेट पे आ गए। अब मैं ये कहूँ कि सेट पे आ गए नहीं थे, गाड़ी में आ गए। तो जब गाड़ी में तुम आ जाते थे और लाइटिंग वाइटिंग हो रही है और हम तीनों ही होते थे, तो ऐसा होता है जैसे हम तीनों को गप्पे मारने के लिए बैठा दिया, आओ भाई गप्पे करो, आओ भाई बातें करते हैं। तो अचानक से एक लड़की गाड़ी के अंदर आकर बैठती है, वो फिर मैं अपना छड़ापन निकालता हूँ अपने अंदर से, क्योंकि एक छड़े का कैरेक्टर है, छड़ा पंजाबी कुमारे नु कहते जिदी एज थोड़ी बच जाती है। तो एक वो कैरेक्टर है जो अपने लिए लड़की ढूंढ रहा है, लड़की खोज रहा है। हाँ यार, वो तुम्हारा वो बड़ा मुझे हमेशा आंखों में रहता है, वो पीछे हैंड्रेस को ठोकना कि क्या आदमी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है अपनी। अब एक उम्र के बाद इंसान हेडरेस्ट ही ठोक रहा होता है। तो फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं तो निकलेगी। तो वो बहुत खूबसूरत तरीके से वो चीज हुई। जब मुझे आशीष ने कहानी सुनाई थी, तो आशीष ने मेरे को फोन पे ही कहानी सुनाई थी, पूरी की पूरी कहानी नरेट कर दी। कह रहे ऐसे ऐसे एक कहानी है, कैसी लग रही है? मैंने कहा अच्छी लग रही है। कह रहे इसमें ये वाला जो कैरेक्टर है कैसा लग रहा है? मैंने कहा बढ़िया लग रहा है। इस कैरेक्टर में ना ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है। मेरे को तब तक नहीं पता था मैं ये कैरेक्टर अच्छा। मैंने कहा इस कैरेक्टर को ना थोड़ा सा ऐसा अगर आप इसको सोचे, थोड़ा वैसा हो सकता है, थोड़ा सा कुछ उस तरह से करें। इसकी फ्रस्ट्रेशन जो है सबकॉन्शियसली चलेगी, जो कि चेहरे पे आएगी भी और नहीं भी आएगी। मैं ये बता रहा हूँ आशीष को। हाँ तो भाई करके दिखा दो। हाँ। तो आशीष ने मेरे को फिर कहा भाई आप ही कर रहे हो ये। अरे ग्रेट। तो ऐसे करके ये कैरेक्टर मेरे झोली में आया था। क्या बात है। नहीं ये तो हमने मेरे ख्याल से पहले से डिसाइड था हमारा। लेकिन मेरे को पता नहीं। लेकिन हाँ तुम्हें, क्योंकि जनरली आशीष भाई क्या करते हैं, वो कॉल करके कहते हैं अरे कहानी जरा सुनिए। वो ऐसे करके आपको कहानी सुनाते हैं और फिर कहते हैं कि इसमें ये कैरेक्टर है, तो मैं सोच रहा हूँ ये तुम कर लो। तो जब फाइनल एडिट के बाद पहली बार फिल्म देखी तो क्या फील आया? यार फाइनल एडिट के बाद जब पहली बार मैंने पूरी फिल्म देखी है, और वो जब डबिंग पे गए हमने पहली बार फिल्म तब देखी थी। एक तो दुनिया का सबसे मुश्किल काम होता है डबिंग करना। बिल्कुल भाई साहब अपनी ही आवाज
खुद डब करना, सेम डायलॉग नहीं हो पाते भाई साहब, वो बहुत मुश्किल काम होता है। उसका मेरे को टिप देव भाई ने दे दिया था, वो मैं यहाँ नहीं बताऊंगा आपको। तो वो फिल्म डब हो गई, वो जानना है तो मेरे पास आना पड़ेगा। उसके लिए देव भाई के पास आना पड़ेगा, उसका कॉपीराइट देव भाई के पास है कि फिल्म की डबिंग करने की टेक्निक क्या है, वो आपको करते करते ही आएगी, या फिर देव भाई जैसा बड़ा भाई साथ होगा तो आपको इंस्टेंट बता देगा और आप कर डालोगे उसको। 32 साल का हुनर कुछ पलों में नहीं, पर वो लेने वाला भी चाहिए ना भाई। हाँ। आप सालों दोगे तब भी ना ले पाए कोई, और कोई यूं ले जाएगा, तो वो लेने वाले के ऊपर भी डिपेंड करता है कि उसने बात को जैसे लिया आप कैसे। ले गए। हाँ, हम ले गए, तो अब मेरे को डबिंग भी आ जाती है। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर नेक्स्ट प्रोजेक्ट। तो बातचीत चल रही है कई जगहों पर, जैसे कि आकाश से, जैसे कि तो बातचीत चल रही है। बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स हैं आयरिस फिल्म्स वाले, तो 3-4 और प्रोजेक्ट लेकर मेरे पीछे हैं। सो आई एम थिंकिंग, आई एम लिटिल चूजी कि मेरे पास एक प्रोजेक्ट लाओ, मैं उसको चूज करूं। ग्रेट। 3 सब्जी लाओगे, जब एक सब्जी से खाऊंगा। हाँ, नहीं आप एक लाओ, मैं उससे हम तो बस इंतजार कर रहे हैं। बहुत बहुत कमाल का एक्सपीरियंस रहा भाई, बहुत कमाल, बहुत मजेदार। हम लोग भले ही मंडी हाउस में मिला करते थे, पर साथ में काम पहला हुआ हमारा, और बहुत मजेदार रहा। तो ये थे आरजे रॉकी। या मेरा भी इंटरव्यू ले लिया इन्होंने, मैं इंटरव्यू लेने के लिए बैठा था, अक्सर इंटरव्यू लेता ही हूँ मैं। खैर, उबरमैन फिल्म को बहुत प्यार दे रहे हो यार आप, बहुत बहुत व्यूज उसको मिल रहे हैं, और गाने फिल्म के बहुत प्यारे हैं, बहुत ही प्यारे गाने हैं फिल्म के। हरिहरन साहब का ही गाना है, Yes. इसमें अमित मिश्रा का है, गैरी का है, संकल्प है, संकल्प ने म्यूजिक किया है। अर्पिता मुखर्जी है। बहुत प्यारे गाने हैं। वेब सीरीज की तरह ये रिलीज है, वेब सीरीज ही कह लो आप इसको, वेब सीरीज है, MX प्लेयर पे है। प्लीज गो चेक इट आउट, इसको देखो जरूर, और अपने फीडबैक देने के लिए आयरिस म्यूजिक के आप इंस्टाग्राम पे जाइए, वहां पर अपना DM में स्लाइड करके आप दीजिए, अदरवाइज हम लोगों के इंस्टाग्राम पर आकर फीडबैक दीजिए। थैंक यू सो वेरी मच।